नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां अल्मोड़ा के हवलबाग में कृषि विभाग के खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान जनभागीदारी से जुड़कर जन आंदोलन बन रहा है और किसानों को भूमि संरक्षण व आधुनिक खेती के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने अल्मोड़ा में तारबाड़ योजना के लिए 6 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उन्हें चिंता होती तो वे पहले आते। इसके पीछे मुख्य हेतु है खेत बचाने का, मिट्टी बचाने का, हमारी जमीन बचाने का, पानी बचाने का अभियान है। और विशेषकर प्राकृतिक खेती की ओर लोग जाएं, जो हमारी पुरानी समय में विरासत के तौर पर जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था, उसको अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और सरकार के प्रयासों से आज ये काम पूरे देश के अंदर लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता लाने का काम कर रहा है और उत्तराखंड में भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ पर ये अभियान शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। और सच में चूंकि कम कीटनाशकों का उपयोग होगा, कम रसायनों का उपयोग होगा, यूरिया कम से कम जाएगी, तो निश्चित रूप से जो अन्न उत्पादित होगा वो अपने आप में औषधिपूर्ण होगा। जैसे हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वज जो खेती करते थे। दिनेशपुर स्थित हरिचांद गुरुचंद मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने मठाधीश विवेकानंद महाराज की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार से मिलकर संवेदना जताई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने राहुल गांधी के पंतनगर पहुंचने के बावजूद अल्मोड़ा न पहुंच पाने के मामले में साजिश की आशंका जताते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हरिचंद गुरुचंद फंड बंद कर दिया गया है, जिससे समाज में निराशा बढ़ी है। स्वर्गवास हुआ था तो अपनी संवेदना व्यक्त करने भी आया था और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने भी आया था। रावत जी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी देहरादून के बाद 2 वर्ष उत्तराखंड दौरे में आए थे, लेकिन किस कारण से ना पहुंच पाए? ये सब मुझे लग रहा है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है डीजीसीए और दूसरी संस्थाओं ने पायलट को ठीक से गाइड नहीं किया और ठीक से सूचनाएं नहीं दी, जिसके कारण जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है वहाँ नहीं पहुँच सका। और ये सब एक मुझे षड्यंत्र दिखाई देता है, सत्ता का षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी का संदेश जन जन तक पहुँच गया और एक नीट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है और इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक गंभीर विषय है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं तथा भविष्य में छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, इसके लिए ठोस रणनीति भी तैयार की जा रही है। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। सरकार उसके लिए चिंतित है और केंद्रीय मंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक अच्छी नीति उसके लिए बना जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। हम मानते हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियों से युवा शक्ति कुंठित होती है। देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में दायित्वों की घोषणा के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली में बड़ा अंतर है। उन्होंने बताया कि भाजपा में दायित्व कार्यकर्ताओं के समायोजन के लिए नहीं, बल्कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए दिए जाते हैं। भट्ट ने दावा किया कि वर्तमान सूची कांग्रेस सरकारों की तुलना में छोटी है और आगे कुछ और नामों को दायित्व दिए जाने की संभावना भी है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कार्यकर्ता को एडजस्टमेंट के लिए दायित्वधारी नहीं बनाते हैं। हम पार्टी के अंदर और सरकार में समन्वय के लिए दायित्वधारी बनाते हैं और हमारी अभी सूची जो है 1/3 भी नहीं है कांग्रेस की। इसलिए क्या है कि जो भी कार्यकर्ता इसको सरकार में सहयोगी के रूप में लेना, ऐसे लोग
दिए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और नाम भी। देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही भाजपा बूथ स्तर पर सक्रिय हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। 8 जून को BLA 1 की वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों और मृतक या क्षेत्र छोड़ चुके नाम हटाए जाएं। भट्ट ने दावा किया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक शुद्ध और प्रामाणिक बनेगी। देखिए, एसआईआर की दृष्टि से हमने अपने BLA 2 और BLA 1 हमारे पूरे बन चुके हैं और BLA 1 की हमारी कल एक वर्चुअल बैठक भी हम लोग 8 तारीख को करने वाले हैं। हर बूथ पर कोई वोटर वोट बनने से न चूके, उसके लिए हमने अपने BLA 2 को निर्देशित किया है। ऐसे वोट जो अब दुनिया में नहीं है या छोड़कर चले गए हैं, ऐसे वोट कटने चाहिए। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने सभी 70 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि सभी सीटें पार्टी के लिए अहम हैं। करीब 50 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, जबकि पिछली बार कम अंतर से हारी सीटों पर विशेष रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और नए सदस्य अधिकतम सीटों पर जीत के लिए जुटे हैं। की 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हैं और जिन सीटों पर हम पिछली बार या जिन बूथों पर हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, सभी का प्रयास है कि हम अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करें। और हमें तो ऐसा भी लगता है कि उत्तराखंड की देवभूमि की देवतुल्य जनता। काशीपुर से सटी गढ़ी नेगी नगर पंचायत चुनाव में 9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना होगी। चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सचिन बाटला और निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखेजा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है और इसी क्रम में अभिषेक सुखेजा ने ग्रामीण और बाजार क्षेत्र में रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। कांग्रेस नेता सुभाष शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अपनी हार दिखाई देने लगी है और वे बाहरी नेताओं को बुलाकर भीड़ जुटा रहे हैं। देखिए रवि भाई, बिल्कुल स्पष्ट है कि जब एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से लड़ रहा है, जो आज सत्ताधारी पार्टी इस उत्तराखंड में है, उसके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभिषेक सुखेजा लड़ रहा है, तो क्यों बाहरी ऐसे सेलिब्रिटी को बुलाने की जरूरत पड़ी? आपको नमस्कार करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की बात की है तो नगर पंचायत गढ़ी में पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है। युवा शक्ति को और नारी शक्ति को पूरे नगर ने पूर्ण प्यार दिया और समर्थन दिया और सभी एक साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं और जो ही हम इसको जनता पार्टी के मुद्दे स्पष्ट हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लगातार जनता तक पहुंच रही हैं। उन्हीं नीतियों को लेकर हम गढ़ी नेगी में भी उतर रहे हैं। सारी योजनाएं जो हमारी सरकार की चल रही हैं, वो सारी की सारी हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। चीजों को आपको आपके नजरिए से बिल्कुल विकास कार्य। दिनेशपुर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा रद्द होने के बाद पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कावल सिंह विर्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कुछ बयानों से वह सहमत नहीं है और उनका मानना है कि कुदरत ने इसी कारण उनका दौरा रद्द किया। विर्क ने दावा किया कि सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने गदरपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी गुंजन सुखीजा की जीत का दावा भी किया। भगवान ने एक संदेश दे दिया है कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, उनको मौसम ही साफ ना होने के कारण ये भगवान ने संदेश दिया है कि आप यहाँ से जाइए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप यहाँ के हमारी देवभूमि
नहीं चाहती है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार। जसपुर में स्मार्ट मीटरों के विरोध को लेकर किसानों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने विद्युत वितरण खंड कार्यालय का घेराव कर सांकेतिक तालाबंदी की। प्रदर्शनकारियों ने विभाग पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक, लगाए गए मीटर हटाने, भूमिहीनों को बिजली कनेक्शन देने और विजिलेंस की पेनल्टी। विभाग में जो कि हमारे कम से कम तीर्थनगर जो है तुमड़िया डाम कहलाता है, तो उसमें महाभारत के समय का हमने माननीय डीएम द्वारा सर्वे करवाया था मंदिर का। बहुत पुराना मंदिर है, महाभारत के समय का मंदिर बताया गया था, जो कि बहुत पुराना गांव है और डाम को छोड़ते हुए 2981 एकड़ ज़मीन है। किसान परेशान है, गन्ने का पेमेंट इतने महीने हो गए अभी तक नहीं मिला। वहाँ भी हमें घेराव करना पड़ा मजबूरन होकर। हमारी मजबूरी होती है, हमारे पास टाइम नहीं है। जब हमारे सिर से पानी ऊपर निकल जाता तो ही हम धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ता है। और वो कहाँ से खर्च चलाएगा, कनेक्शन कट रहे हैं किसानों के गन्ने का। 25 मई को यहाँ पर हमारे सामाजिक संगठनों ने और ग्राम प्रधानों संघ ने और किसान यूनियन ने एक सामूहिक जनहित कार्यों के लिए एक धरना यहाँ पर लगाया था और हमने आंशिक रूप से 25 तारीख को तालाबंदी भी की थी। लेकिन उसके संदर्भ में आज हमारा समय तय था 5 जून का, लेकिन यूपीसीएल विभाग आपने देखा होगा जिस प्रकार से कि हम भारतीय किसान यूनियन पूरे क्षेत्र के, पूरे जिले, पूरे प्रदेश के साथ हैं। पूरे प्रदेश में मीटर नहीं लगनी चाहिए और ना लगने देंगे। शुरुआत इसकी जसपुर से हुई है और मैं सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं। और जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो मौजूदा सरकार के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, ये जिम्मेदारी से भाग चुके हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न बोर्डों, आयोगों और समितियों में दायित्वों के बंटवारे के तहत धीरेन्द्र पवार को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिम्मेदारी मिलने के पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। पवार ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और मीडिया तथा शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से निर्वहन करने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। और चूंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे। देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने 7 जून तक बूथ पर BLA 2 नियुक्त करने की अपील की। 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रह करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक, CBSE कॉपी जांच में कथित गड़बड़ी और CUET परीक्षा में अव्यवस्थाओं के विरोध में द्रोण चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ अध्यक्ष लुसून टोडरिया ने सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। देखिए, जिस तरह से इतना बड़ा पेपर लीक हो जाता है नीट का, और जिसमें 22 लाख से कम छात्र जिन्होंने परीक्षा दी, उनके भविष्य को बिल्कुल अधर में लटकाया जाता है। अधर में क्या लटकाया लगता है, एक ओर से बर्बादी कर दिया जाता है। उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनका जिम्मेदारी से भागना। और उसके बाद हमने देखा दूसरा प्रकरण की CBSE वाले प्रकरण में OSM जो हुआ कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग हुई, उसमें एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड रही है। और उसके बाद तमाम अनियमितताएं पाई गई, जिसमें कि लगातार हमने देखा कि जो एग्जाम कॉपियां थी उनमें घपले पाए गए। जो बच्चों ने जो एग्जाम कॉपीज मांगी, उसकी जगह उनको दूसरी कॉपीज दी गई। जसपुर के विक्रांत सिंह ने PCS परीक्षा 2024 में 25वीं रैंक हासिल कर उप शिक्षा अधिकारी पद पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके इस उपलब्धि पर पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रधान संघ अध्यक्ष दिलशाद शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने उनके आवास पहुंचकर सम्मानित किया। और इस दौरान लोगों ने विक्रांत सिंह की मेहनत और सफलता की सराहना की। प्रथम तो मैं आपका और आपके दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपने
पड़ोसियों, इष्ट देव, अपने माता पिता और सभी गुरुजनों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे स्नेह दिया, विश्वास बनाए रखा मेरी मेहनत में। PCS का रिज़ल्ट निकला है, उसमें हमारे जसपुर का एक होनहार बच्चा विक्रांत सिंह, तो एक बहुत साधारण परिवार से है, पर एक ऐसा परिवार है जो हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे परिवार से एक बच्चा हमारा आज PCS। प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद मैं अपने साथी सुरेंद्र सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संघर्षों के साथ कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिला, और परिवार और गांव पूरे रायपुर के अपने प्रधान जी से लेकर के और क्षेत्रवासियों से लेकर के मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चे के पढ़ने में सबने सहयोग किया और मुझे किसी विवाद में। जहां देहरादून में प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ उत्तराखंड ने शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। संघ पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभी जनपदों में हुंकार रैली का आयोजन किया था, और अब हम जो है गर्जना रैली 8 जून 2026 को परेड ग्राउंड से लेकर हम सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड से लगभग जो है 8 से 10 हज़ार शिक्षक यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, और वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हम देहरादून की जो सारी सड़कें हैं उनको जाम करेंगे। जगवीर खरोला, प्रदेश महामंत्री प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संगठन उत्तराखंड। हमारी जो 13 सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लगातार कई वर्षों से शासन विभाग और सरकार से मांगे करते आ रहे हैं निस्तारण के लिए। चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बदलते मौसम, गर्मी और यातायात दबाव के बीच पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था संभाल रहे हैं। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डुबाल के निर्देशन में जवान ट्रांजिट कैंप से प्रमुख चौराहे तक भीड़ नियंत्रण में जुटे हैं। उत्तराखंड STF ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि काशीपुर क्षेत्र के कुछ लोगों के नाम पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे। देखिए, उत्तराखंड में इस तरह के इनपुट थे, किस तरह से यहाँ पर अन्य राज्यों से काफ़ी सारे लोग हैं जो स्थानांतरित कराकर अपने लाइसेंस को यहाँ पर वैलिड रूप से दर्ज करा रहे हैं, जबकि उनके फेक लाइसेंस बने हैं। इसको देखते हुए पूर्व में 2 ऐसे केस लेकर अरेस्टिंग की गई थी। उसी के आधार पर हमारी स्पेशल टीम जो है इस तरह के फेक आर्म्स लाइसेंस। देहरादून नगर निगम परिसर में जब्त अतिक्रमण सामग्री और कबाड़ का ढेर लगने से स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के दावे करने वाला नगर निगम अपने ही परिसर की सफाई व्यवस्था संभालने में असफल नजर आ रहा है। मामले को गंभीर बताते हुए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी आनंद शुक्ला, आपने अभी मेरे संज्ञान में डाला है और मैंने भी इस चीज़ को, मेरी भी नोटिस में आया है ये, इसको जल्द ही अभी आज ही इस संबंध में एक बैठक करके मैं निर्देश देने जा रहा हूँ कि जहाँ जो इसके लिए फिक्स स्थान है वहीं से। अफ्रीकी देशों में बढ़ते इबोला वायरल संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ऐसे यात्रियों को 21 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्देश मिले थे एबोला वायरस को लेकर के, तो उसमें बेसिकली ये भी निगरानी ही करनी है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे जो कांगो गणराज्य है वहाँ से, या सूडान के क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, तो एक तो उनकी निगरानी की जानी है। तो उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन लोग हमारे यहाँ पर आए हैं उस कंट्री से, तो उनकी हम निगरानी करते हैं। उनको 3 हफ्ते। मानसून से पहले उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बताया कि पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल कर तैयारियों की समीक्षा की गई है। निगम निकायों को नालियों की सफाई, स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कहना चाहूंगा कि मानसून सत्र से पहले सरकार ने आपदा के दृष्टिकोण से आपदा आने से पहले और आपदा के आने के बाद दोनों स्थितियों में तैयार रहने के लिए अपने आप की
जितना भी होमवर्क था वो किया है। मानसून सत्र से पहले हमको अब एक मॉक ड्रिल हमने इसकी की थी मानसून सत्र से पूर्व की तैयारी के लिए, और उसमें सभी जिला प्रशासन और अन्य अधिकारी बंधु जो इस आपदा के अंतर्गत दृष्टिगत रहते हैं उनको सबको सम्मिलित किया था, और पूरा एक दिन वो मॉक ड्रिल चली थी। साथ ही मानसून सत्र में आपदा के बाद जो घटनाएं होती है बड़ी तीव्र गति से बढ़ती है। जैसे मैं बताता हूँ, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।